Hello everyone, this is Dr. Megha Sharma from Zoology Department and today we will start the new topic of the BSc first semester. BSc first semester और जो आपके टॉपिक का नाम है BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हम पढ़ रहे हैं, प्लस उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं मोलस्क पे। किस पे चल रहे हैं अपन? मोलस्का पे। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हम मोलस्का के बारे में जनरल करेक्टर्स पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जनरल करेक्टर्स। जनरल करेक्टर्स के बाद हमने इसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन और उसके करेक्टर्स भी पढ़े थे कि कौन कौन से इसके मेन ग्रुप्स है, क्लासिफिकेशन है विद एग्जाम्पल। और उसके बाद अपन पढ़ चुके हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, मोलस की बात करी थी, हर क्लास की बात करी थी, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, इन सब की हमने क्या करी थी? बात करी थी लास्ट लेक्चर्स में। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर का नाम है टॉर्जन। क्या नाम है? टॉर्जन। हिंदी में इसको बोल रखा है कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर एठन, या इसको अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं मरोड़। क्या बोलते हैं? मरोड़। कोई भी चीज़ मुड़ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? टॉर्जन। यहाँ आपको ये मैंने एक टिपिकल गैस्ट्रोपोडा के बारे में बता रखा है। ये देखो गैस्ट्रोपोडा बना हुआ है, स्नेल है। क्या है ये? स्नेल है। ठीक है ना। अब इसकी पहले संरचना समझो। इस टॉर्जन चैप्टर को समझने से पहले इस जीव की आकृति को समझो कि क्या जब ये जीव परिवर्तित हुआ था एक सिंगल जाइगोट से, एग से, और फिर धीरे धीरे जब ये भ्रूण बनने लग गया था, तो क्या ये ऐसा ही था या ये बाद में हुआ? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी अपने को? ठीक है, तो अब जैसे तो मैं बात कर रही हूँ टॉर्जन की। ठीक है, ये है मोलस्का का जीव। स्टेप वाइज चलेंगे, भागने की जरूरत नहीं किसी चीज़ में कि समझ नहीं आ रहा या एकदम से टॉर्जन आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार बहुत सारी डिटेल है। आज हम इसको इजी करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये जीव है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अभी सिर्फ संरचना पे फोकस करना है। फोकस। अब देखो ये क्या है, इसकी खास बात क्या होती है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो मतलब स्टमक और पोडा का मतलब फुट। इसका जो स्टमक रीजन है, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज्ड है? इसके पोडा यानी फुट के साथ में। ये इसका लार्ज मस्कुलर फुट है नीचे, जिसकी सहायता से ये चलता है। किसकी सहायता से चलता है? लार्ज मस्कुलर फुट की सहायता से। ठीक है, जिसको अपन ये पोडा बोल देते हैं। ओके, इसके अलावा इसका ये माउथ है। अग्र दिशा में क्या है? इंटीरियर में क्या है? माउथ है। एक मिनट, ये क्या है? इसका माउथ रीजन है। माउथ के ऊपर यानी इसका सिफेलिक रीजन है, और सिफेलिक रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यानी माउथ हमारा है एंटीरियर, अग्र दिशा में। अग्र दिशा में माउथ है, और पश्चिम दिशा में क्या होती है? गुदा। क्या होती है? गुदा होती है। कायदे से यही होता है, लेकिन जरा देखो इसको। क्या आपको कहीं पे, ये तो हो गया मुख, और मुख के अलावा आपको यहाँ पे गुदा दिखाई दे रही? गुदा को इंग्लिश में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। पोजीशन देखो इसकी, कायदे से माउथ को यूं जाना चाहिए और लास्ट में एनस तक पहुंचना चाहिए पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एनस नहीं है। एनस यूं मुड़ कर कहाँ पर आ गई? यहाँ पे आगे की साइड, माउथ के पास में। माउथ के पास में एनस आ गई, हेड रीजन के ऊपर। ठीक है, और ये इसकी, अब इन जीवों की खास बात क्या होती है? इनके ऊपर ये शेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? शेल, कवच प्रेजेंट होती है। और ये क्या कहते हैं इसको? लाइंस ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ ग्रोथ। यानी यहाँ से बढ़ता बढ़ता कवच इस तरीके से पूरा कवर हो जाता है। कवच का स्ट्रक्चर देखो जरा, कोनिकल है, लेकिन एक प्रॉपर ऐसा कोन नहीं है। कैसा है? ब्रॉड कोन है। अब ये कोन बना क्यों? और ये कोन पहले छोटा था, जैसे जैसे जीव बड़ा हुआ, परिवर्तित हुआ, इस कोन की साइज भी बढ़ गई। इस कोन की साइज भी बढ़ गई। अब इस ऊपर वाले जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? जो ये तो शेल है, और शेल के अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होती है? मेंटल, और मेंटल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मेंटल कैविटी। और ये इसके क्या हैं? आंतरांग। आंतरांगों को इंटरनल ऑर्गन्स या विसरल मास भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा टॉर्जन, और आपके कॉपी के अंदर, बुक के अंदर सॉरी, इसको दे रखा है एठन।
क्या बोल रखा है, एठन, कि गैस्ट्रोपोडा में एठन क्या होती है। ये टिपिकल गैस्ट्रोपोडा की संरचना है आपके सामने, और उस संरचना के अंदर मैंने आपको कुछ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है, जिससे थोड़ा आइडिया आपको ये लग गया होगा कि यहाँ पे ये क्या हो रही है। इस पूरे बीच वाले एरिया के अंदर एठन, सिर्फ इस पूरे बीच वाले एरिया में एठन हो रही है। देखो सिर जो है वहीं पे है, फुट वहीं पे ही है। इन दो भागों को छोड़ के इसके जो आंतरांग है, विसरल मांस है, शैल सहित मुड़ जाते हैं, मरोड़ हो जाती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो बेटा उसकी ग्रोथ को संभालने के लिए उसकी बॉडी ऑर्गन्स भी बढ़ते हैं ना, तो बढ़ते हैं तो इसी हिसाब से उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, इस पूरे ऊपरी उठे हुए एरिया में। इसको बोलते हैं अपन हम्प। क्या बोलते हैं, हम्प। चलो आगे चलते हैं, फिर पढ़ाती हूँ। लेट मी क्लियर द बोर्ड। ठीक है, एक मुझे ये ऑप्शन देखने दो, स्लाइड टू क्लियर पेजेस। ठीक है, ये हो गया, ये अपना सारा बोर्ड क्लियर कर दिया। सीखना पड़ता है भाई, टेक्निकली आपको एडवांस होना ज़रूरी है, काम नहीं चलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन उठाते हैं अपना नेक्स्ट वाला। सब में पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो कि आपके नोट्स को बहुत ईजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ईजी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। टॉर्जन, टॉर्जन को बोलते हैं बेटा एठन। क्या बोलते हैं, एठन। और ये हम कौन से जीवों के अंदर पढ़ रहे हैं, मोलस्का के जीवों के अंदर। और मोलस्का के जो जीव हैं वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के अंदर। जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो सब में बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद इसी का नंबर आता है। अब मोलस्का की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो टॉर्जन होता है इसकी अवस्था चालू होती है जब ये लार्वा फॉर्म में आता है, यानी अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी लार्वा प्रेजेंट है। इसका जो लार्वा होता है, देखिए सारे मोलस्क क्या होते हैं आपके, सारे मोलस्क बायलेटरली सिमेट्रिक। ऑक्टोपस की बात करो, बीच में से काटोगे द्विपार्श्व सममित है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इसको नहीं काट सकते क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग होती तो ये सिमेट्रिकल होता है, लेकिन बॉडी ग्रोथ को कवर अप करने के लिए इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, टॉर्जन। क्या स्टार्ट हो जाता है, टॉर्जन। ठीक है, तो जो ये सारे के सारे मोलस्क क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। और द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट को छोड़ो, द्विपार्श्व सममित होते हैं लेकिन किसको छोड़ के, गैस्ट्रोपोड्स को छोड़ के। किसको छोड़ के, गैस्ट्रोपोड्स को छोड़ के, जो कि अपनी वयस्क अवस्था के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एसिमेट्रिक। लेकिन जो एसिमेट्रिक चीजें हैं, असम्मिति स्टार्ट कहाँ से होती है, लार्वा के दौरान, क्योंकि लार्वा के बाद ही तो परिवर्तन हो रहा है और ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात अपनी हो गई। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं बेटा। एक तो आपने ये देखा होगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये लिख लीजिए, जो लार्वा होता है इसका, ठीक है, तभी क्या स्टार्ट होता है आपका, टॉर्जन। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में ये क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे जैसे परिवर्धन आगे होगा, ग्रोथ होगी, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर असम्मिति विकसित होती जाएगी। अब असम्मिति कितना मुड़ना है ये आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर पेन आपके सामने है। यहाँ पे इसका व्हाइट पार्ट समझ लो यानी माउथ, और यहाँ पे इसकी गुदा समझ लो यानी एनस। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से या इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या पोजीशन चेंज नहीं हुई, हुई। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, वो यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये पार्ट यहाँ आ गया, जो अग्र में था वो पश्चिम में आ गया, और जो पश्चिम में था वो अग्र में आ गया। लेकिन जहाँ पर टॉर्जन हो रहा है वो सिर्फ कौन सा एरिया है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का। ज़रा लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो हेड और जो फुट है, देखिए हेड और फुट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वो जहाँ पर है वो वहीं रहेंगे।
टॉर्जन आंतरांगों को बैलेंस करने के लिए हो रहा है, आंतरांगों के वेट को बैलेंस करने के लिए हो रहा है, ठीक है। हेड और नेक तो क्या रहती है, फिक्स रहती है, क्या रहती है, फिक्स। आप टॉर्जन को ट्विस्टिंग भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ट्विस्टिंग ऑफ दी बॉडी। एक जनरल अगर शब्द की बात करूं तो टॉर्जन को क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ दी बॉडी। तो हेड और फुट जो है ये डू नॉट टेक पार्ट, ये पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें, टॉर्जन में, अर्थात इनकी ये यथास्थिति बने रहते हैं। जहाँ पे इसका हेड है वहीं पे हेड रहेगा, जहाँ पे इसका फुट है वो फुट ही रहेगा। अब इसका देखो फुट में बार बार अपन पढ़ते हो मोलस्का में लार्ज मस्क्यूलर फुट, हमने डायग्राम भी देखा था लार्ज मस्क्यूलर फुट का। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो बॉडी को, अभी इसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं है, बॉडी के वेट को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए नीचे क्या होता है, लार्ज मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये फुट है, ये लार्ज है, और ये बॉडी है कुछ इस तरीके से। और इस बॉडी के ऊपर ये जो ग्रोथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम्प, जैसे ऊंट के ऊपर होता है ना हम्प, वैसे इसके ऊपर, इसी के अंदर सारे इसके क्या समाहित होते हैं, आंतरांग। तो आंतरांगों में वजन भी होता है, और उस वजन को संभालने के लिए आपका पूरा वजन आपके कहाँ पर होता है, पैरों पर होता है। इसीलिए ये भी वजन को संभालने के लिए क्या होता है, इसके पास लार्ज मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं। तो यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने पढ़ा कि टॉर्जन सिर्फ गैस्ट्रोपोडा के जीवों में पाया जाता है, जिससे वो जीव असममित हो जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल की बजाय, और जिसके अंदर हेड और फुट जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, अर्थात वो टॉर्जन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो सिर्फ टॉर्जन स्टार्ट कहाँ से होता है, टॉर्जन स्टार्ट होता है हेड के नीचे वाले रीजन से, ग्रीवा के पीछे से, जिसमें पूरी की पूरी आहार नाल पार्टिसिपेट करती है। तो टॉर्जन जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका नेक, इसके पीछे से, हेड के पीछे से, जहां आपकी ईसोफेगस, रेक्टम, एओर्टा, और वहां से नर्व्स भी तो निकल रही है जिसको बोलते हैं हम विसरल नर्व लूप, ये सब भाग लेते हैं, ठीक है। अभी बताया जाएगा कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इतना तो समझ आ गया कि हेड और फुट पार्टिसिपेट नहीं करते, वो यथास्थिति रहते हैं, वो हम डायग्राम में भी समझ चुके हैं। चेंज कहाँ पे होता है, हेड के पीछे से, यानी नेक के नीचे से जब चीज़ें स्टार्ट होती है उसको अंदर बोलते हैं अपन एठन, क्या बोलते हैं, एठन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए अब अपना ये वाला इरेज हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलूँगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन नेक्स्ट पेन यूज़ करेंगे। लेट्स सी विच पेन, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, आपकी जो बुक है उसमें भी समझा रखा है। एक तो है टॉर्जन जो आपका मेन टॉपिक है, और दूसरा है साथ ही में कॉइलिंग। कॉइल देखिए आपने, कॉइल, मॉस्किटो कॉइल, मच्छर भगाने की जो कॉइल आती है, गोल 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 इस तरीके से ऐसी जलाते हैं ना अपन कॉइल, दिखाई दे रही है कॉइलिंग। कॉइलिंग को टॉर्जन से कंफ्यूज नहीं करोगे, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कैसे समझो, जो कॉइलिंग होती है वो शेल में होती है, किसके अंदर होती है, इसके कवच के अंदर होती है। लेकिन जो टॉर्जन हो रहा है, अभी अभी मैंने बताया था, टॉर्जन कवच के अंदर नहीं हो रहा, टॉर्जन कहाँ पे हो रहा है, टॉर्जन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है आपका टॉर्जन, ठीक है। और टॉर्जन की वजह से, और टॉर्जन कितने डिग्री एंगल पर हो रहा है, 180 डिग्री एंगल पे। अब कॉइलिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। शेल की कॉइलिंग, देखो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने ये लाइन बनाई है, ये लाइंस ऑफ ग्रोथ कहलाती है, यानी सेंटर से ये बाहर की तरफ जा रही है, सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉइलिंग बोलते हैं। ये देखो सेंटर से कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, यानी इसका जो डायामीटर है, व्यास है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है। ये दो प्रकार की होती है, प्लेनो स्पाइरल,
ये जो पुराने गैस्ट्रोपोड्स थे ये उनमें पाया जाता था प्लेनोस्पाइरल, लेकिन अब ये नहीं पाया जाता। अब क्या पाया जाता है भाई, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है तो चीज़ें और बैलेंस हो रही, तो विसरल मास को बैलेंस करने के लिए ये कोनिकल फॉर्म में आ गए, यानी एक ही अक्ष के ऊपर गोल 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 घूम रहे हैं, तो इसको बोल दिया कोनी स्पाइरल। क्या बोला गया, कोनी स्पाइरल। जिस तरीके से आप डीएनए बोलते हो ना हेलिकल संरचना, कुंडलित संरचना, तो ये कुंडलन है, हेलिकल यानी कुंडलन है और कॉइल्ड है, घूमा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई जीव है जो आज की तारीख में है, यानी आज के गैस्ट्रोपोड्स हैं, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार की यानी जो बाय सम्मिति जो हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, वो नहीं पाई जाएगी। ये सिमेट्रिकल नहीं होते, क्या नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं होते। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, ये है प्लेनोस्पाइरल। प्लेनोस्पाइरल में एक ही क्षैतिज अक्ष के ऊपर ग्रोथ होती रहती है, इस तरीके से, जैसे जलेबी होती है ना वैसे, और डायमीटर बढ़ता जाता है। लेकिन हमने देखा कि विसरल मास को अगर इस तरीके से ग्रोथ होती रही है तो विसरल मास को बैलेंस नहीं हो पाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान, यानी जब ग्रेजुअल विकास होता है, लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए वंशागत होते हैं और हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, वही वंशागत होते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन के दौरान प्लेनोस्पाइरल कॉइलिंग किस में कन्वर्ट हो गई, कोनी स्पाइरल में। किस में कन्वर्ट हो गई, प्लेनो कन्वर्ट हो गई कोनी स्पाइरल में, क्योंकि ये ही एक स्पाइरलिंग का वो है जो कि क्या करता है, आपकी बॉडी को अच्छे से या विसरल मास को बैलेंस अच्छे से करता है, विसरल मास बैलेंस, ठीक है। और ये जो हो रहा है ये एक सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है, राउंड कॉइलिंग हो रही है, जिसकी वजह से व्यास बढ़ रहा है। लेकिन इवोल्यूशन के दौर में देखा गया कि प्लेनोस्पाइरल से ज़्यादा बेनिफिशियल गैस्ट्रोपोड के लिए कौन सी कॉइलिंग हो गई, कोनी स्पाइरल। तो यानी ये दोनों चीज़ें अलग है, टॉर्जन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टॉर्जन क्या है और कॉइलिंग क्या है। टॉर्जन अभी अभी समझाया था, हेड के पीछे वाला हिस्सा पूरा मुड़ जाता है, मरोड़ हो जाता है, और कितने डिग्री एंगल पर मुड़ेगा, 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, ये कॉइलिंग और इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए। This rubber is really good. Next. ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ओके, गॉट इट। वी हैव टू लर्न इट यार, बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें सीखना। चीज़ें सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, कुछ पढ़ोगे नहीं तो बोलोगे कैसे। तो बी अ गुड लिसनर टू स्पीक द गुड कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन। फुट प्लस विसरा, विसरा को मैं बता चुकी हूँ आंतरांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जो फुट है, मैंने क्या बताया था, आपकी बॉडी का सारा वेट कौन झेलता है, आपके पैर झेलते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जो पोडा है जिसको हम फुट बोलते हैं, सिंगल लार्ज मस्क्यूलर फुट, सिंगल लार्ज मस्क्यूलर फुट, ये किसके ऊपर आता है सारा का, जो विसरा है, ये विसरा इसके ऊपर आता है। विसरा मतलब आंतरांग, किसके ऊपर आ रहा है, फुट के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से ही ऊपर जो विसरा है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करती है, एक हम्प के अंदर अंतर्निहित कर लेती है। सारे ऑर्गन सिमट कर कॉइल होकर अंदर से कहाँ पे घुस जाते हैं, इसके हम्प के अंदर, उभार के अंदर। हमने डायग्राम में देखा था उभार, ठीक है। ये हम्प जो बनती है इसकी बैक पर बनती है, जैसे ऊंट के पीछे बैक पर होती है ना, पीठ पर, वैसे ही इस पे होती है। हम्प ही जो है जिसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ग्रो करते रहते हैं। हम्प की साइज पहले छोटी होती है, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उस ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए हम्प भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और किस शेप में आ जाता है, कोनिकल। देखो बेटा, कोनिकल भी कैसा वाला, पॉइंटेड नहीं,
कोन वैसा वाला नहीं, ब्रॉड, चौड़ा, ठीक है, ब्रॉड और क्या हो जाता है, कोनिकल हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो ब्रॉड कॉनिकल होता है वो जो लोकोमोशन होता है वो कम उसमें हिंडर करता है, यानी अवरोध कम पैदा करता है, तो इट हेल्प्स इन दी लोकोमोशन, गमन में। इसीलिए जो आंतरांग है, कहानी की शिक्षा ये मिलती है कि ग्रोथ को संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो आंतरांग हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, टॉर्जन, क्या हो जाता है, टॉर्जन, क्योंकि सारा वजन किस पे आ जाएगा, हम्प के ऊपर आ जाएगा। अगर हम्प के ऊपर वजन आ गया तो वो एनिमल चल नहीं पाएगा, उसमें क्या होगा, अवरोध होगा। तो उसी को संभालने के लिए जो विसरा होती है उसमें क्या आ जाता है, टॉर्जन आ जाता है, क्या आ जाता है, टॉर्जन। और नीचे एक एनिमल्स में वो लगा रहता है लिड, ढक्कन, जैसे आप कोई भी सामान रखते हैं उस पर ढक्कन लगा देते हो ना ढक्कन, इस तरीके से। तो इसका जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं, जैसे ये एनिमल, ये बनाया था हमने, ये यहाँ इसका ये माउथ पार्ट, और ये क्या है इसका शेल, और ये क्या है इसका लार्ज मस्क्यूलर फुट, ठीक है, लार्ज मस्क्यूलर फुट, और ये इसका माउथ वाला रीजन या हेड वाला रीजन, ठीक है ना, ये हमने बात करी थी। तो ये इसकी क्या कहलाती है, हम्प, क्या कहलाती है, हम्प। और यहीं पे अंदर जो ऑर्गन्स है इसके पास में ही क्या हो जाते हैं, अंदर ही डिस्टॉर्शन, टॉर्जन हो जाता है। तो बॉडी का मास क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, इट बैलेंसेस दी बॉडी मास, इट बैलेंसेस दी बॉडी मास। इसीलिए जो विसरा होता है और जो अलोंग विद द शेल, उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, कॉइलिंग उत्पन्न हो जाती है। जितनी ज़्यादा कॉइल्स जितने बढ़ेंगे उतना ही उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गन्स अंतर्निहित हो जाएंगे। और जिसको अब ये जो यहाँ पे होता है ना इसका अंतरांग, जब इसको ऊपर उल्टा करके देखेंगे तो ये जो इस तरीके से शेल होता है, तो ये शेल और यहीं पे इसके अंतरांग फिक्स होते हैं, और ये जो अंदर की चीज़ होती है जिससे वो कवर रहता है उसको बोलते हैं ढक्कन, और ढक्कन को क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम, क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम। पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है, ये अपनी बॉडी को उसके अंदर भी विड्रॉ कर लेता है अंदर की साइड में। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इसको लर्न कर लोगे तो थ्योरी आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टॉर्जन। पहले एक डायग्राम देखो, सारा इफेक्ट उसी के अंदर समझ में आ जाएगा। फाइल, ये आ गया सब। आई होप दिस इज विजिबल इक्वली टू यू। ये डायग्राम आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है। इसमें दो अवस्थाएं दे रखी है, ध्यान से देखोगे सारी कहानी इस डायग्राम के अंदर ही है। ये अभी अभी हमने जो स्टार्टिंग में जीव देखा था, ये उसका सरल वर्जन बता दिया है कि ये कुछ जीव ऐसा होता है। ये ऊपर हम्प है, यहाँ पे इसका अग्र है जो इसका हेड पोर्शन है, और ये नीचे इसका क्या है, फुट है। आगे चले, चलो इसको देखते हैं अपन। कलर दूसरा लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो आप, जब तक हमारी आहार नाल मुड़ी हुई नहीं है तो वो कैसी होगी, सीधी। लेकिन जब मुड़ जाएगी तो उसको क्या बन जाएगा, लूप। क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अब यहाँ पे जो पोजीशंस है वही आपको एग्जाम में एज इट इज इस डायग्राम को देख के लिख के आनी है। पानी का जीव है, गिल्स में मिलेंगे ना। अब देखो ये इसका क्या है, हेड पोर्शन। क्या है ये इसका हेड पोर्शन। एक मिनट, कलर ब्लैक लेंगे अब। ये इसका हेड पोर्शन है, और हेड के यहाँ नीचे क्या है, इसका माउथ। सबको पता है ये चीज़, ये माउथ है। अब ये देखते जाओ जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। अभी एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं में इसमें मरोड़ नहीं आई, गांठ नहीं लगी। मरोड़ कॉइलिंग से अलग होता है, टॉर्जन मैंने समझा दिया। मरोड़ नहीं आई, यूटर्न नहीं लिया इसने। लेकिन ये पहले की स्थिति है जब एनिमल के अंदर टॉर्जन नहीं पाया गया था। क्या नहीं पाया गया था, ऐंठन नहीं पाई गई थी। यानी माउथ यहाँ पर तो मैं सिर्फ जनरल शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेसिफिक शब्दों का इस्तेमाल अभी नोट्स के रूप में दूंगी, पहले डायग्राम समझो।
उसके बाद में ये जो आपकी, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स ये माउथ है, तो ये क्या होगी, एनस। क्या होगी, एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो इसकी आहार नाल है वो क्या है, स्ट्रेट, सीधी है, बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर है। और ये इसके अंदर ही, मैंने क्या कहा था, हम्प के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, इसके आंतरांग, और भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इसके हम्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सी स्थिति बता रही हूँ मैं आपको, जब टॉर्जन, ऐंठन नहीं हुई। अब इसको 180 डिग्री घुमाओ, देखा, और ये क्या है इसके, ये बाइपिनेट गिल्स, बाइपेक्टिनेट गिल्स। आ गई बात समझ में। ये वाला डायग्राम देख लो बस। अब पहले ये वाला, यहाँ पे टॉर्जन की स्थिति नहीं है। अब इसको मैं 180 डिग्री घुमाती हूँ, ये जो ये है यहाँ पर, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देख लो, सिर्फ ऑर्गन्स गए हैं लेकिन माउथ वहीं पर है कि नहीं, और फुट वहीं पर है, यानी हेड और फुट फिक्स रहते हैं। सिर्फ ऐंठन किस में पाई जाएगी, आपके आंतरांगों में और गिल्स के अंदर। देखो जरा, अब ये जो चीज़ थी माउथ, माउथ से मैं वापस चालू कर रही हूँ, और ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये मरोड़, ये ऐंठन। लूप बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना आहार नाल का, यानी एनस जो भी कायदे से वहाँ पीछे की साइड थी, अब कहाँ पे आ गई, आगे। अलोंग विद दैट यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, ध्यान से देखना। ये जो है आपके जितने भी आंतरांग होते हैं, इसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होता है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहती है, उसको अपन मेंटल बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, और उसी के अंदर आंतरांग भी होता है। ये कई बार ऐसे आपको किताब के अंदर पैलियल कॉम्प्लेक्स के रूप में भी बताया जाएगा। पैलियल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरांगों का ग्रुप, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये जो पोजीशन है, ये गिल्स यहाँ पे आ गए, ये पूरा 180 डिग्री का क्या हो गया, रोटेशन हो गया, पूरा 180 डिग्री का हुआ कि नहीं। अभी ये कौन से डायरेक्शन में थे, क्लॉकवाइज, लेकिन अब क्या हो गए, ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है डायग्राम देख के कि भाई ये 180 डिग्री पे घूमेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी गिल्स यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए। एनस कहाँ पे आ गई, इसके माउथ के ऊपर आ गई। ये माउथ है हेड रीजन में और इसके ऊपर आ गई। इवन जो मेंटल कैविटी है वो क्या हो गई, अभी मेंटल कैविटी पोस्टीरियर थी, अब क्या हो गई, ये एंटीरियर। क्या हो गई, एंटीरियर। ये ओपर्क्यूलम मैंने आपको बता ही दिया था। और ये इसका क्या है, विसरल मास। अलोंग विद दैट जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या उत्पन्न हो गया, लूप, गांठ बन गई ना सामने। इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम के अंदर ही सारा कुछ थ्योरी लिखी हुई है। जिसने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया वो पूरा का पूरा आसानी से लिख के आ सकता है। मैं एक एक पॉइंट से चलूंगी कि मेंटल कैविटी देखो पहले थी पश्चिम भाग में, पोस्टीरियर, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में अब ये कहाँ पे हो गई, एंटीरियर, अग्रभाग में। मैं इरेज कर देती हूँ, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। सारी कहानी इसी डायग्राम में है, ये लो, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये हो गया आपका टॉर्जन का इंट्रोडक्शन। टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, ये सब। अब इस टॉर्जन की वजह से जो आपको सामने ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव हम पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टॉर्जन, हेडिंग डाल लो, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओगे तभी नंबर मिलेंगे। चलो हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ टॉर्जन। अब इफेक्ट ऑफ टॉर्जन को थ्योरेटिकली समझने से पहले एक डायग्राम देखेंगे। उस डायग्राम के अंदर सारी कहानी, जैसे पहले वाला डायग्राम इजी, अब थोड़ा सा इससे अपन और आगे चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे। देखो सर, इस डायग्राम को देखो आप अच्छे से। पहले ऑब्जर्व करना सीखो चीज़ों का। टॉपिक देख के या हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो हार्ड है क्या है। आसान बनाना आप लोगों के हाथ में। ये डायग्राम सबको आई थिंक इजीली विजिबल होगा। अभी हमने पहले एक जनरल डायग्राम देखा था, उसको
ट्विस्ट कर दिया था, टॉर्जन ला दिया था 180 डिग्री पे, पोजीशन चेंज हो गई थी, कहाँ कहाँ कैसे, वो सारी बात करेंगे। पहले कंसेप्ट को क्लियर करो दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले ये जीव है मोलस्का का, दिखाई दे रहा है इसको। अब अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो कौन सा सिमेट्रिकल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी पहले जीव द्विपार्श्व सममित था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। धीरे धीरे इसमें क्या समझाया हुआ है, ये मैंने लिया है यहाँ पे मैग्रो हिल से। कहाँ से लिया है, मैग्रो हिल से, ठीक है। ये डायग्राम आपको और भी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन इट वॉज कलर्ड सो आई हैव टेकन इट, ठीक है। अब इसके आगे जब अपन चलते हैं, यानी यहाँ से एक, ये क्या है इसका फुट, ये माउथ, ये एनस। अभी एलिमेंट्री कैनाल वहाँ भी पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल है कैसी, स्ट्रेट है। ये इसकी मेंटल कैविटी, ठीक है, ये सारी मेंटल कैविटी, और ये मेंटल कैविटी के पास क्या लगे हुए हैं, इसके गिल्स। अब जरा देखो धीरे धीरे सेकेंड डायग्राम के अंदर क्या स्टार्ट हो गई, लूपिंग, क्या स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, 100 ये यूं है, अब धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हो गई, यूं दिखाई दे रही है। ये अभी सीधी थी, यहाँ पे सीधी थी, ये लो, और अब ये कहाँ पे स्टार्ट हो गई, यूं मुड़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे ये लूप पूरा का पूरा दूसरा पेन ले लेते हैं भैया, आप नहीं चल रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, ये इसमें चल नहीं रहा है भाई, चलो जो भी है, यहाँ बाहर तो चल रहा है। ये लूप बैक हो गई, ये हमको दिखाई भी दे रहा है, और ये एरो भी दर्शा रहा है कि इस एरो में इस डायरेक्शन के अंदर 180 डिग्री मूव कर रहा है। अब उसके बाद में अगर अपन चलते हैं यहाँ पे, इसी चीज़ को कहाँ पे समझा दिया, वही जीव वाला जो अपन ने पहले बताया था, ये सेम वो डायग्राम है। ये मेंटल कैविटी, ये एनस, ये माउथ, ये वो वाला डायग्राम है उल्टा। आप चाहे तो उसको देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जाओ, पहले वाला पूरा जीव का ये वाला डायग्राम अपन समझ चुके हैं। देखो लूप बैक हो गया, ठीक है। मेंटल कैविटी कहाँ पे आ गई, इंटीरियर में, पहले कहाँ पे थी, पोस्ट। अब आप इस डायग्राम का क्या लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि इसी डायग्राम में सारी आपको कहानी समझ में आ जाएगी राइट फ्रॉम दी फर्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे फिर मैं आगे चलूँ। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ टॉर्जन। ऐंठन के प्रभाव, ऐंठन के प्रभाव में किन किन चीज़ों में परिवर्तन आता है, उसी को अपन प्रभाव के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो इफेक्ट ऑफ टॉर्जन में सब में पहले यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे जिसका इस्तेमाल मैं करूँगी और समझाऊंगी भी, ठीक है। सब में पहले हमने डायग्राम में देखा था, जो मेंटल कैविटी थी वो क्या हो गई थी, डिस्प्लेस हो गई थी। चाहे तो आप उस इमेज को मैं यहाँ पे शॉर्ट में खोल के रख सकती हूँ आप लोगों के लिए, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी वजह से जो जो प्रभाव आए वो सारे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम अपन बना चुके हैं। तो सब में पहला प्रभाव लिखिए, जो पोजीशन है मेंटल कैविटी की वो क्या हो जाती है, अपनी स्थिति से चेंज हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अपनी पोजीशन चेंज होना, उस जगह से हट जाना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेंटल कैविटी का, ठीक है। मैं प्रवार गुहा का, हिंदी में आपके ये दे रखा है, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी सेम रहती है टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो, सब में पहले मैं लिखूंगी, चलो दूसरा अपन चेंज करते हैं कलर, और उससे अपने को डिमार्केशन समझ में आ जाएगा। सब में पहले आप लिख लीजिए कि यथा पहले जो स्थिति थी वो कैसी थी। ओरिजिनल पोजीशन में मेंटल कैविटी कहाँ पे थी, लेकिन जैसे ही टॉर्जन हुआ, क्या हुआ, टॉर्जन लिख लीजिए ऐसे, वो उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई, बताया था डायग्राम के अंदर, ये देख लो। बिफोर टॉर्जन कहाँ थी पोजीशन, पश्च भाग में, मेंटल कैविटी कहाँ है, पश्च भाग में, लेकिन जैसे ही वो 180 डिग्री मुड़ी तो वो कहाँ पे चला गया, पश्च से, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत, एंटीरियर। कहाँ पे आ गई, एंटीरियर के अंदर आ गई, ठीक है। यानी ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, आगे, अग्र, एंटीरियर, ये कहाँ पे हो गई, आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। और हेड के पीछे आ गई, बिहाइंड दी हेड, हेड के पीछे,
ये कब हुई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी कब हुआ? जब टॉर्जन उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? टॉर्जन उत्पन्न हुआ। अब ये इसीलिए हो रहा है, इस किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो फुट की लेंथ है वो भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसको संभालने के लिए, फुट की लेंथ को वो बैलेंस करने के लिए ये कहाँ पे आ गई? शिफ्ट फॉरवर्ड आ गई। ठीक है, जिससे आराम से वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ऊपर जो विसरल मास है उसके हम्प को बैलेंस कर सकता है, उसके वेट में, उसके चलने में प्रतिरोध उत्पन्न ना हो। तो यानी मेंटल कैविटी की जो पोजीशन थी वो ओरिजिनल से कहाँ पे आ गई? पोस्टीरियर से कहाँ पे आ गई? एंटीरियर में। ये रहा, ये पोस्टीरियर, ये पीछे वाला ये, और ये क्या है? वापस ये मुड़ गई 180 डिग्री पे, तो कहाँ पे आ गई? अग्र दिशा में आ गई, यानी फॉरवर्डली शिफ्ट हो गई, शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला प्रभाव डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, टॉर्जन की वजह से। अब आ जाओ दूसरे के ऊपर, ये ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे नंबर 2 पर। अब नंबर 2 प्रभाव, इफेक्ट्स में हम आते हैं नंबर 2 प्रभाव पे। चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन, चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन। कलर चेंज करेंगे इसको समझने के लिए, वही पहले मैं ओरिजिनल पोजीशन लिखूंगी, उसके बाद टॉर्जन करेंगे और टॉर्जन के बाद उसकी पोजीशन को अपन चेंज कर देंगे। लेट्स टेक आउट द कलर। तो ओरिजिनल पोजीशन जो थी, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे? लिखते जाइए। एनस, वो भी उस डायग्राम में थी। एनस के साथ में गिल्स, गिल्स को हमने क्या बोला था? टीनिडिया। ठीक है, ये पहले कहाँ पे थे? पीछे की साइड में, बैकवर्ड। किस साइड में थे? पीछे की साइड में। वापस से साथ के साथ डायग्राम देख लो, सेम डायग्राम। आप, ये बहुत सरल डायग्राम है और इस सरल डायग्राम में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये रे गिल्स, आ गई बात समझ में? ये देखो गिल्स, गिल्स कहाँ पर है? इधर बैकवर्ड में। अब ये कहाँ पे आ जाएंगे? आगे की साइड में आ जाएंगे। और साथ के साथ में जो ऑरिकल्स हैं इसके, किसके पीछे हैं? ऑफ कोर्स ऑरिकल्स निलय के पीछे होंगे, बिहाइंड दी वेंट्रिकल। ऑरिकल्स आर बिहाइंड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के पीछे। ये है ओरिजिनल पोजीशन। अब आप अपने आप बना सकते हो कि भाई टॉर्जन होगा तो इसकी पोजीशन, इसका अपोजिट लिख दीजिए। लीजिए साहब, टॉर्जन कर देते हैं। ठीक है, और टॉर्जन से ये जो एनस है और इसके साथ में ये जो गिल्स हैं, जिसको आप टीनिडिया बोल रहे हो, बैकवर्ड का उल्टा क्या होता है भाई? ये कौन सी पोजीशन में आ गए? फॉरवर्ड में। डायग्राम में भी है फॉरवर्ड। ठीक है ना? उसके अलावा अब जो ऑरिकल्स थे वो कहाँ पे थे? बिहाइंड, पीछे थे। अब बिहाइंड का उल्टा क्या होता है? फ्रंट। ऑरिकल्स आर इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल्स। तो दूसरा प्रभाव ये देखने को मिला टॉर्जन की वजह से। और ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? एनिमल को बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। देखो आ रही है बात समझ में? इसीलिए पहले ये डायग्राम समझाया था। उसके बाद में आपको जो भी डायग्राम में बदलाव दिखाई दे रहे हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायग्राम देखो और सारे बदलाव को अपने शब्दों में लिख के आ जाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब अपन। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये बहुत इजी नोट्स है, थ्योरी पे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको पढ़ो और लिख के आओ अपनी लैंग्वेज में। और आपको लगता है कि आप और अच्छा बना सकते हो, दैट चॉइस इज योर्स। चलो ये तो हो गया, पहला प्रभाव पढ़ लिया। मैं लिखते जाती हूँ जिससे हमारा साथ के साथ रिवीजन चलता रहे। पहला प्रभाव पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी पढ़ लिया। प्रावार गुहा का डिस्प्लेसमेंट, पोस्टीरियर से कहाँ पे आ जाना? कहाँ पे आ जाना? अग्र दिशा में, एंटीरियर में। दूसरा क्या पढ़ा? ऑर्गन्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाना, पोजीशंस चेंज हो जाना। जो चीज़ पीछे थी वो आगे की साइड आ गई। अब अपन जो तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा प्रभाव, उसको बोलते हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहा था, ट्विस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्विस्टिंग ऑफ आहार नाल। देख लो पहले, उसके बाद अपन चलेंगे।
सब एक डायग्राम में और इसमें भी है, ये दोनों के अंदर है, ठीक है। इसमें भी मैंने समझाया था, ये आहार नाल है और आहार नाल क्या हो रही है, घूम रही है, ट्विस्ट हो रही है। चलो ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो इसको, और आहार नाल में क्या आ गया, ट्विस्टिंग आ गया। इसको मैं साइड में करूँगी। ठीक है, दूसरा कलर लेंगे सो दैट द डिफरेंशिएशन मार्क्स ऑफ। सब में पहले आहार नाल कैसी थी, सीधी थी, तो लिखो ओरिजिनल पोजीशन। सब में पहले ओरिजिनल में क्या पोजीशन थी, वो सीधी थी, स्ट्रेट। समय के साथ टेढ़ी हो गई, घूम गई, ट्विस्ट थी, और इसका क्या बन गया, टॉर्जन के बाद में लूप। क्या बन गया, लूप। ऐसा ही बना था लूप, ठीक है ना। टॉर्जन के बाद क्या बन गया, लूप। नेक्स्ट प्रभाव की बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसपे अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन के आता है। जरा देखो उसको क्या बोलते हैं, कायस्टोन्यूरी। कायस्टोन्यूरी यानी न्यूरी, कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम, ये नर्व से रिलेटेड है, इतना तो समझ में आ रहा है। यानी नर्व्स भी मुड़ेंगी, एलिमेंट्री कैनाल मुड़ी है तो नर्व्स भी मुड़ेंगी। अब इस अवस्था में जो नर्व्स होती हैं, अगर वो सीधी थी और पहले मुड़ गई तो उनका आकार क्या हो जाता है, 8 के आकार का। किसका आकार, और इसी अवस्था को क्या, टॉर्जन के फलस्वरूप जो नर्व्स मुड़ती हैं और 8 का आकार ले लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, कायस्टोन्यूरी, या एक और नाम है इसका स्ट्रेप्टोन्यूरी। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोन्यूरी। अब आपको ये तो पता ही, नर्वस सिस्टम अपन पहले भी पढ़ चुके थे। सेरेब्रल होता है, पैडल गैंग्लियन होता है और प्लूरल गैंग्लियन होता है, ये सारी कनेक्टिव्स होती हैं, ठीक है। और कुछ जाती हैं फिर विसरल के अंदर, ये मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जब टॉर्जन होता है तो क्या होता है, टॉर्जन के फलस्वरूप जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती है कि भाई जो चीज़ें अलग अलग यूँ इस तरीके से पैरेलली जानी चाहिए थी, लेकिन वो पैरेलली ना जाके क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई। तो क्या हो जाती है, आपस में क्रॉसिंग करती, क्रॉसिंग ऑफ प्लूरो विसरल कनेक्टिव्स। दो अलग अलग जब नर्व्स जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स, प्लूरो विसरल कनेक्टिव्स। और कौन सा आकार ले लेती है, 8 का आकार, इस तरीके से। कौन सा आकार लेती है, 8 का आकार ले लेती है। अब इसकी वजह से और क्या क्या चेंजेस आते हैं, कोई नर्व ऊपर से जा रही है, इंटेस्टाइन के ऊपर से, कहाँ से जा रही है, इंटेस्टाइन के ऊपर से, तो उसको बोलती है सुप्रा। और कोई अगर इंटेस्टाइन के नीचे से जा रही है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, इन्फ्रा। तो बस यही लर्न करना है आपको। जो इसकी राइट कनेक्टिव है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। जो राइट कनेक्टिव है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको अलग से, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कायस्टोन्यूरी अलग बोर्ड पे समझाऊंगी। हो गया। तो हम बात कर रहे थे कायस्टोन्यूरी का। कायस्टोन्यूरी या स्ट्रेप्टोन्यूरी, ये एक स्पेशल मतलब कंडीशन हो रही है, किसके अंदर हो रही है, टॉर्जन के फलस्वरूप। और इसके अंदर जो आपके कनेक्टिव्स हैं, कौन कौन से कनेक्टिव्स, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है किनके बीच में, प्लूरो और क्या था, 2 बताए थे मैंने, प्लूरो विसरल, 1 मिनट, विसरल कनेक्टिव्स, इनके बीच में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर। इसकी वजह से इनका आकार क्या हो जाता है, 8 के आकार का। अब जो राइट 2 हैं, तो जो राइट कनेक्टिव है, जो राइट नर्व निकल रही है, राइट कनेक्टिव, वो इंटेस्टाइन के ऊपर से जाती है। किसके ऊपर से जाती है, इंटेस्टाइन के ऊपर से। और जो लेफ्ट कनेक्टिव है वो कहाँ से जाएगी, इंटेस्टाइन के नीचे से। जो इंटेस्टाइन के ऊपर से जाती है उसको बोलते हैं अपन सुप्रा इंटेस्टाइनल, ये आप डाइसेक्शन में भी देखते हो, सुप्रा इंटेस्टाइनल। और जो नीचे से जाती है उसको क्या बोलते हैं, बिलो। जो इंटेस्टाइन के नीचे से जाती है उसको बोलते हैं इंफ्रा इंटेस्टाइनल। आ रही है इतनी बात समझ में। तो यानी सब में पहले पढ़ा मेंटल कैविटी में बदलाव,
पोजीशन में बदलाव, फिर कुछ ऑर्गन्स की पोजीशन में बदलाव, ठीक है, ऑर्गन्स की पोजीशन में। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो गया, लूप बन गया, ठीक है। और लूप बनने के बाद में हमने कौन सी अवस्था पढ़ी जिसको क्या बोला गया, कायस्टोन्यूरी। कायस्टोन्यूरी के अंदर जो नर्व्स होती है मुड़ के कौन से आकार में आ जाती है, 8 के आकार में आ जाती है, मुड़ जाती है, लूप बैक हो जाती है 8 के आकार में। और किस तरीके से जाती है, 2 नर्व से, इंटेस्टाइन के ऊपर से जाएगी, उसको सुप्रा बोल दिया, लेफ्ट कनेक्टिव को क्या बोला, इंफ्रा इंटेस्टाइन, क्योंकि वो इंटेस्टाइन के नीचे से, सुप्रा सुपीरियर ऊपर, इंफ्रा इंफीरियर नीचे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके कायस्टोन्यूरी की। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट प्रभाव, नेक्स्ट प्रभाव लिखिए, एंडोगैस्ट्रिक कॉइल। पहले जो अवस्थाएं एक्सो में थी, एक्सोगैस्ट्रिक थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंडोगैस्ट्रिक में। यानी जो इसका पहले विसरल सैक है, यानी जिसमें आंतरांग उपस्थित है, वो क्या था, पृष्ठ था, पृष्ठ ऊपर की साइड में, बाहरी है, एक्सोगैस्ट्रिक। कहाँ पे था, पोजीशन वॉज एक्सोगैस्ट्रिक। लेकिन जैसे ही टॉर्जन हुआ, टॉर्जन में, अब इसका उल्टा लिख दीजिए, लर्न करने की जरूरत नहीं, डोर्सल है तो क्या हो जाएगा, वेंट्रल। और एक्सोगैस्ट्रिक अवस्था डोर्सल में थी तो वेंट्रल में क्या हो जाएगी, एंडोगैस्ट्रिक। क्या हो जाएगी, एंडोगैस्ट्रिक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला पार्ट। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला नेक्स्ट, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसको हमने बोला सम्मिति, सिमेट्री जो है उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको अभी भी पता था जो एनएस की पोजीशन थी वो कहाँ पे आ गई है, राइट साइड ऑफ दी मेंटल कैविटी। कौन सी साइड में आ गई, राइट साइड ऑफ दी मेंटल कैविटी। इवन इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, टॉर्जन के फलस्वरूप अंगों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ जो पेयर्ड्स पार्ट थे उनका क्या हुआ, या तो वो रिड्यूस हो गया या उनका पूरी तरीके से क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस या रिडक्शन ऑफ दी पेयर्ड पार्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंटल कैविटी, उसके बाद में पोजीशन में बदलाव, उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में कायस्टोन्यूरी, एंडोगैस्ट्रिक कॉइल, विसरल सैक में जो कंडीशन थी वो चेंज होकर एक्सो से किस में आ जाती है, वेंट्रल पोजीशन पर आ जाती है, जिसको बोलते हैं एंडोगैस्ट्रिक। मतलब सारा खेल उस हम्प के अंदर प्रेजेंट विसरल ऑर्गन्स का है। हेड और फुट पार्टिसिपेट नहीं करते, प्लीज मार्क करना, अगर ऐसा होता तो सिर मुड़ के पीछे की साइड हो जाता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन चलो अब आगे चलते हैं। अब जितनी भी आपने ये चीज़ें देखी हैं, ये लिखी हैं अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टॉपिक को इस तरीके से दे रखा है, टॉर्जन एंड डी टॉर्जन। कभी कभी कुछ लार्वल अवस्थाओं में थोड़ा सा कुछ हद तक, या जिसको बोलते हैं आंशिक, क्या होता है, डी टॉर्जन। टॉर्जन में मुड़ाव आ गया तो डी टॉर्जन में क्या होगा, ये वापस से ओपन अप हो जाएगा। जो कंडीशंस टॉर्जन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी वो वापस किस में आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। जैसे इस टॉपिक को आपके जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसका जब आप अपोजिट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल वापस से ऐठन के खुलने को बोलते हैं, वापस से मरोड़ के खुलने को बोलते हैं डी टॉर्जन, यानी कायस्टोन्यूरी अवस्था जिसमें 8 बन गया था वो भी खुल जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो लूप हो गया था वो स्ट्रेट हो जाएगा। सारी की सारी कंडीशंस वापस से क्या हो जाएगी, सेम ओरिजिनल में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे यहाँ तो टॉर्जन था और यहाँ पे क्या था, डी टॉर्जन, ठीक है। मेंटल कैविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेंटल कैविटी जो है आपकी किस पोजीशन में थी, पहले पोस्टीरियर में। कहाँ पे थी, पोस्टीरियर में, टॉर्जन में। टॉर्जन की बात कर रही हूँ, टॉर्जन के फलस्वरूप अपन ने पोस्टीरियर में कर, लेकिन वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी ये तो ये हो गया, ये किसकी बात हुई, टॉर्जन की। लेकिन जब मैं इसका उल्टा बोल दूंगी, डी टॉर्जन, डी टॉर्जन, तो ये वापस किस में आ जाएगी, अपने पहली वाली पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं मेंटल कैविटी का लिख देती हूँ। मेंटल कैविटी टॉर्जन के फलस्वरूप कहाँ पे हो गई थी, एंटीरियर में।
लेकिन अगर इसका डी टॉर्जन होगा, क्या होगा, इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ जिससे आप एग्जाम में कर पाओ। ये तो टॉर्जन हुआ ऊपर, और ये क्या हुआ, डी टॉर्जन। टॉर्जन में मेंटल कैविटी पोस्टीरियर में थी, पोस्टीरियर से कहाँ पे आ गई थी, एंटीरियर में, लेकिन जब वापस खुलेगी एट 180 डिग्री वापस घूमेगा चाहे आंशिक रूप से, तो ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगी, एंटीरियर से वापस कहाँ आ जाएगी, पोस्टीरियर। जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े उनका रिवर्स एरो लगा के लिख दीजिए डी टॉर्जन, सारा का सारा डी टॉर्जन, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस उसके अलावा एक तो ये पॉइंट हो गया, एक आपका पॉइंट हो गया जो कायस्टोन्यूरी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, जो नर्व्स है, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी स्ट्रेट, क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, लूप नहीं होगा, अनकॉइलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है जिसमें कायस्टोन्यूरी अवस्था थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ओरिजिनल है, वास्तविक है, उसको बोलते हैं यूथिन्यूरी या यूथिन्यूरा अवस्था, ठीक है, इसमें हो जाएगी। और जो पूरा पैलियल कॉम्प्लेक्स है, पैलियल कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स है, वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, पोस्टीरियर में। तो ये हो गया डी टॉर्जन। क्या हो गया, जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े, मेंटल कैविटी को आपने जहाँ पे रखा उसके पोजीशन को उल्टा कर दो, वो डी टॉर्जन हो जाएगा, यानी ओरिजिनल में वापस पहुँच जाना क्या कहलाता है, डी टॉर्जन। अब आप इस पॉइंट को इससे देखो एक बार, टॉर्जन पूरा रिवाइज है इस पूरी स्लाइड के अंदर, जो आपने अभी तक डिटेल में पढ़ा वो पूरा रिवीजन इस स्लाइड के अंदर चल रहा है। ज़रा देखो, मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ, चलो ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पे टॉर्जन बता रखा है एटन, और ये है पूरा प्रोसेस ऑफ टॉर्जन, ठीक है। टॉर्जन में क्या होता है, रोटेशन होता है, कितने डिग्री, और बताया था मैंने आपको 180 डिग्री। पहले चीज़ें क्लॉकवाइज थी, अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप शायद वामावर्त और ये बोलते हो। अब ये किसके अंदर हो रहा है, लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करते जाओ। लार्वा क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, सममित, सिमेट्रिकल, लेकिन ग्रोथ को कवर अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसमें क्या डेवलप हो जाती है, एसिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल एक गैस्ट्रोपोड का नाम लिख देती हूँ, पाइला, ठीक है ना, जिसको आप एप्पल स्नेल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, एप्पल स्नेल। बिफोर टॉर्जन की स्थिति में दूसरे डायग्राम से आपको दिखा चुकी हूँ, मैं उसको वापस यहाँ पे ले लूँगी जिससे आपका पूरा एक साथ रिवीजन हो जाए। देख लो, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। ये सारा वही डायग्राम है, ये गिल्स है, मेंटल कैविटी है, ये इसका लार्ज मस्कुलर फुट है, ये इधर माउथ है। ये टॉर्जन से पहले की स्थिति है, तो टॉर्जन के बाद ये गिल्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हेड फिक्स रहेगा, माउथ फिक्स रहेगा, फुट फिक्स रहेगा, मेंटल कैविटी और विसरल मास पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। विसरल मास जो भी इसके अंदर आंतरांग होंगे उनकी पोजीशन भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब लार्वा क्या हो जाता है, लार्वा पहले सिमेट्रिकल होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, स्ट्रेट होती है, मेंटल कैविटी क्या होती है, पोस्टीरियर। देखो यहाँ लिखते जा रही हूँ, सिमेट्रिकल से एसिमेट्रिकल, दूसरा कलर ले लेते हैं, एसिमेट्रिकल, असममित। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट से क्या हो गई, लूप बना ली। मेंटल कैविटी पोस्टीरियर थी तो क्या हो गई, एंटीरियर हो गई। टीनिडिया पोस्टीरियर में थे तो टीनिडिया क्या हो गए, कहाँ पे थे, पोस्टीरियर, बैकवर्ड थे, फॉरवर्ड हो गए, यानी एंटीरियर में आ गया। फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। नर्वस सिस्टम ध्यान से देखो, पहले बायलेटरली सिमेट्रिकल था, अब क्या हो गया, कायस्टोन्यूरी। क्या होगी, कौन सी अवस्था हो गई, 8 का आकार की आ गई। और कौन सी कनेक्टिव्स ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, प्लूरल विसरल कनेक्टिव्स ने। जो ऑरिकल्स थे उनकी पोजीशन क्या थी, वेंट्रिकल के पीछे, लेकिन अब ये कहाँ पे आ गए, फ्रंट में। देखो पूरा चैप्टर, पूरा थ्योरी इस पूरी के पूरी इमेज के अंदर और इस डायग्राम के अंदर। अगर आपको ये लर्न है, आपको मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारा किसके बारे में है, टॉर्जन के बारे में। और ये इसका डायग्राम, दिस इज द मेन डायग्राम। ये आपको लर्न करना ही करना है और ये बनाना ही बनाना है।
यानी इवोल्यूशन के दौरान एनिमल्स में ऐसे चेंजेस आते हैं जो उनकी सर्वाइवल होने की क्षमता, सर्वाइव करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। उसी का एक लक्षण ये भी था कि उसके ऊपर क्या डेवलप हो गई, टॉर्जन, उसके अंदर क्या डेवलप हो गई, टॉर्जन। और इतने सारे मास को ऊपर लेके चलने की वजह से इसका फुट क्या हो गया, ब्रॉड मस्कुलर फुट हो गया, ठीक है ना, उस हम्प को बैलेंस करने के लिए। और उस पूरे के पूरे ऑर्गन को अंदर ढक्कन लगा के बंद कर दो, उस ढक्कन को क्या बोला था, ओपरक्यूलम। तो ये सारी बातें किसके बारे में पढ़ी हमने, टॉर्जन के बारे में। किसके बारे में पढ़ी, टॉर्जन के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट चेंज। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट चेंज या परिवर्तन, उद्विकास के दौरान होने वाला चेंज जो कि जीव की सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है। यानी सर्वाइवल रेट, जिससे कि जब सर्वाइवल रेट इंक्रीज होगी, जिससे ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, जीवन की क्षमता इंप्रूव, सर्वाइवल रेट, यानी उसकी स्पीशीज में, पर्टिकुलर उसी स्पीशीज में ऐसे लक्षण डेवलप होना, ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होना जो कि उसके लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल, लाभकारी होते हैं, ठीक है ना, लाभकारी होते हैं, वही कैरेक्टर्स आगे वंशागत होते हैं। तो जैसा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सेम एग्जाम में आप इस चीज़ को एज इट इज लिख के आते हो, बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। सब में पहले बताओगे कैसे लिखना है आंसर, सब में पहले बताओगे टॉर्जन क्या होता है, और टॉर्जन किस में होता है, गैस्ट्रोपोड्स में होता है। गैस्ट्रोपोड किसके जीव है, मोलस्का के जीव हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी मोलस्क हैं वो सारे सम्मित होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस द्विपार्श्व सम्मित होते हैं सारे के सारे। अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पढ़े थे, बीच में से काट लो बराबर हिस्से मिलेंगे, लेकिन इसको नहीं काट सकते भाई, ये असम्मित हो गया। हुआ क्यों, सिमेट्री का लॉस क्यों हुआ, टॉर्जन की वजह से। और टॉर्जन होना इसके लिए एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। आई बात समझ में, जिसके अंदर इसकी बॉडी की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। कॉइलिंग से रिलेट नहीं करना, कॉइलिंग अलग चीज़ है, टॉर्जन अलग चीज़ है। आई होप आपको ये लेक्चर मैंने बहुत आसान करके समझाया है। इफ़ स्टिल अ प्रॉब्लम, आप मुझसे आके कॉलेज में मिल सकते हो, पढ़ सकते हो। एनी क्वेरीज स्टिल, तब तक आप इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो and go through your studies very well. Bye.